गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। ओके। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के अंदर कल हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सारे बच्चों को पता है। पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजरियल पर्सन कौन कौन है यहाँ पर, सारे बच्चे बताएं कौन से मैनेजरियल पर्सन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ हमारा, या फिर फुल टाइम डायरेक्टर, और लास्ट वन इज पार्ट टाइम डायरेक्टर। हम इन लोगों की ही बात कर रहे हैं, इन लोगों के रिम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं कि इनको मैक्सिमम रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, इसकी बात कर रहे थे। फिर मैंने आपको यह भी समझाया था कि बच्चों देखो, इनको जो रिम्यूनरेशन दिया जाएगा वो दो तरीके से दिया जा सकता है कि अगर कंपनी में एडिक्वेट प्रॉफिट है तो कितना, नॉन एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो कितना, या लॉस है तो कितना। मैंने बोला था अगर कंपनी में एडिक्वेट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो कंपनी रिम्यूनरेशन देगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197। लेकिन अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट कम हुए या फिर लॉसेस हैं, तो रिम्यूनरेशन दिया जाएगा शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली। 197 बोलता है कि भैया रिम्यूनरेशन देना है तो आप दे सकते हो, सारी प्रजातियों को मिलाकर 11% की लिमिट रहेगी। लेकिन ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं है, वो कंपनियां 10% से ज्यादा रिम्यूनरेशन नहीं दे सकती हैं। जिस कंपनी के अंदर केवल एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर अकेला है, बाकी कोई प्रजाति है ही नहीं, तो वो 5% दे सकती है। केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के अंदर है तो 3% की लिमिट रहेगी। और मैंने आपसे बोला था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर इन प्रजातियों के साथ में हुए तो उनको 1% का रिम्यूनरेशन मिलेगा। ये सबको समझ में आ गया था बच्चों? बोलो वेरी गुड। फिर मैंने आपसे बोला था ये परसेंटेज किस पे अप्लाई होगा, सारे बच्चे बताए, मैं यहीं रुक गया था कल। ये परसेंटेज किस पे लगेगा? नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी पर लगेगा। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लिया जाएगा? कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप किस में से किसी ने जवाब ही नहीं दिया था। सारे बच्चे बताएं किस पर लगेगा नेट प्रॉफिट का ये परसेंटेज, सॉरी नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लेंगे? जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है वो वाला लेंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट लेंगे? बोलें एज पर कंपनीज एक्ट लेंगे। वेरी गुड बेटा तनीषा। कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन होगा? 198। गुड बेटा, ये दो तीन सेक्शंस तो हमको याद होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। सेक्शन 198 का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। हमने ये लिमिट पढ़ ली थी मैनेजरियल रिम्यूनरेशन को लेकर के। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका एलओडीआर। इसकी भी लिमिट देख लेते हैं। एलओडीआर क्या लिमिट बताता है वो भी हम देख लेते हैं। रिम्यूनरेशन फ्रॉम सेबी एलओडीआर। एलओडीआर आप सबको पता है किस पर एप्लीकेबल होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। बताओ बेटा, नॉन लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी। तो क्या लिस्टेड कंपनी के लिए लिमिट अलग रहेगी, इसके अकॉर्डिंगली रहेगी? मैंने बोला था एलओडीआर की जो प्रोविजन है वो बेटा कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करते हैं। बोलो हेलो। तो इनके अकॉर्डिंगली रहेगी। कोई बच्चा मेरे को बताएगा एलओडीआर के अकॉर्डिंगली रिम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा? एलओडीआर क्या बोल रहा है बताएं। आकृति, तनीषा, दिव्यांका, हर्षिता, कोई बच्चा बताएगा मेरे को किसके इसके अकॉर्डिंगली कितनी रेट के हिसाब से रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है? बोले नो आइडिया। हेलो खुशी, लवली, श्रेया, तनीषा, प्रतिभा, नो आइडिया बच्चों? हेलो ओके। कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा?
तो बेटा यहां हम एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली पॉइंट यहां बोल रहा है एलओडीआर कि बोर्ड शैल रिकमेंडेड ऑल फीस, बोर्ड जो है वो रिकमेंड करेगा सारी फीस और कंपोजिशन पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनईडीएस मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड शैल रिक्वायर्ड टू अप्रूव द शेयर होल्डर, साथ ही साथ उसको बेटा शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना पड़ेगी, एक्सेप्ट सिटिंग फीस, सिटिंग फीस के अलावा कोई दूसरी फीस अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं सिटिंग फीस के अलावा, तो बोर्ड जो है पहले रिकमेंड करेगा शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे, देयर आफ्टर ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कुछ पेमेंट किया जाएगा। क्लियर बच्चों, बोलो हेलो। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात एलओडीआर यहां पर बोलता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास एवरी ईयर, हर साल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इन केस ऑफ रिम्यूनरेशन पेबल पर एनम, जो रिम्यूनरेशन पर एनम दिया जा रहा है पेबल टू द सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, वो ज्यादा है 50% ऑफ टोटल एनुअल रिम्यूनरेशन पेबल टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, तो फिर बेटा एसआर पास करके ही किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 50% से ज्यादा रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं मेरी कंपनी में 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कितने हैं फटाफट बोलो? 4। देयर आर 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का टोटल रिम्यूनरेशन साल भर का बनता है मान लो 10 लाख रुपए, मतलब इन चारों को 10 लाख रुपए मेरे को देना है, लेकिन उसमें से कोई मिस्टर ए हैं जिनको मैं 10 में से 6 लाख रुपए दे रहा हूं, किसी एक डायरेक्टर को 6 लाख दे रहा हूं, मतलब टोटल जितना बनता है उसके 50% से ज्यादा किसी एक बंदे को दे रहा हूं। अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, रिम्यूनरेशन देने से पहले क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। ऐसा एक साल नहीं, हर साल करना पड़ेगा अगर वो उनको देना चाहती है तो। समझ में आया? बोलो। लेकिन चारों को बराबर बराबर दे रही है, 2.5 लाख रुपए दे रही है, तो एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ बेटा, ये केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लिमिट है। समझ में आया? हेलो? ओके, यो 1% जो आपने निकाला था उस 1% की बात चली कि 1% जितना निकला वो टोटल अमाउंट जो है सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देना है, वो 1%। उस 1% का 50% से ज्यादा अमाउंट किसी एक बंदे को देते हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? बोलो। एसआर पास करना पड़ेगा। ओके तनीषा, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है बेटा, थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए क्या बोलते हैं? रिम्यूनरेशन टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर प्रमोटर्स, वो कंपनी का प्रमोटर्स है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी का प्रमोटर है या कंपनी का मेंबर है ऑफ द प्रमोटर्स ग्रुप, प्रमोटर्स ग्रुप में ही वो कंपनी का मेंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी की बात कर लें हम, या नीता अंबानी की बात कर लें। प्रमोटर्स ग्रुप में नीता अंबानी जो हैं वो मेंबर हैं रिलायंस की। इज द सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय एसआर, तो बोलते हैं यहां पर कुछ प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेंगे इनको रिम्यूनरेशन देने से पहले। क्या प्रोविजन पास करना पड़ेंगे? तो यहां पर बोलते हैं द एनुअल रिम्यूनरेशन पेबल टू सच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज मोर देन 5 करोड़ और 2.5% of net profit whichever is higher or where greater than one executive director of total annual remuneration to such director exceed 5% of net profit। मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि अगर कब कब आपको सारे बच्चे बताएं अप्रूवल लेना पड़ेगी शेयर होल्डर की बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रेजोल्यूशन कब कब पास करना पड़ सकता है, सारे बच्चे बताएं। और लिखा है इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हुई तो एसआर पास करके ही प्रमोटर्स ग्रुप के उस बंदे को रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है, कोई भी एक कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं
कि अगर एनुअल रिम्यूनरेशन जो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हो, उस बंदे को दे रहे हो, प्रमोटर्स ग्रुप के बंदे को दे रहे हो, वो अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए आप उसको 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। क्लियर? बोलो। और सेकंड बोल रहे हैं 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज हायर। अगर आप नेट प्रॉफिट के 2.5% निकालो, उससे ज्यादा अमाउंट आ रहा है, 2.5% जितना आ रहा उससे ज्यादा अमाउंट दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बोलो। हेलो हेलो। उससे ज्यादा रिम्यूनरेशन दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो। एसआर पास करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? बोलो। 2 मिनट रुकेंगे यहां पर। ये बोल रहे हैं एनुअल रिम्यूनरेशन, किसको? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब सबको समझ में आता है कि नहीं आता? पहले तो ये बताओ। हेलो। ओके। इनकी लिमिट क्या है बेटा? कि अगर इनको रिम्यूनरेशन दिया है 5 करोड़ रुपए, और एक मिनट, ये और अलग है, ये और अलग है। 5 करोड़ रुपए या 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। मतलब पहले देखो, लिमिट 2 है, एक तो अमाउंट की 5 करोड़ और दूसरा 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान से समझेंगे यहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि भाई हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, इन मुकेश अंबानी को मैं रिम्यूनरेशन दे रहा हूं 5 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए। कितना दे रहा हूं? फटाफट बोलो। 6 करोड़ रुपए। क्लियर? हेलो। अंबानी जी को कितना रिम्यूनरेशन दे रहा हूं पहले तो ये बताओ जल्दी से। अंबानी जी को कितना रिम्यूनरेशन दे रहा हूं? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए मैंने तय किया कि अंबानी जी को मैं 6 करोड़ रुपए दूंगा, और फिर मैंने क्या किया, यहीं पर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट निकाला, और मान लो वो आया 7 करोड़। तो विच एवर इज हायर, बताओ लिमिट क्या हो जाएगी? विच एवर इज हायर, लिमिट क्या हो जाएगी? बोलो। तो लिमिट हो जाएगी 7 करोड़। अच्छा, और मैं दे रहा हूं केवल 6 करोड़, तो क्या मेरे को एसआर पास करना पड़ेगा? जल्दी बताएं, क्या मेरे को एसआर पास करना पड़ेगा? नहीं, एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब 5 करोड़ रुपए और 2.5% निकाल लो नेट प्रॉफिट का, विच एवर इज हायर जो है वो आपकी लिमिट कहलाएगी। इस लिमिट से अगर आप ज्यादा रिम्यूनरेशन दे रहे हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? सारे बच्चे बताओ, इस लिमिट से ज्यादा दे रहे हो तो क्या पास करना पड़ेगा? बोलो। एसआर। मतलब वो 5 करोड़ जो है वो लिमिट नहीं है। 5 करोड़ की लिमिट कब बनेगी? जब बेटा ये 2.5% आपने निकाला और 2.5% का अमाउंट आया मान लो 4 करोड़, तो बताओ बेटा लिमिट कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताएं, लिमिट कितनी हो जाएगी? बोलो। 5 करोड़। कितनी हो जाएगी? 5 करोड़। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। हेलो। ऑफ इस केस में 5 करोड़ से ऊपर दे रहे हो, 6 करोड़ दे रहे हो आप, तो फिर भैया रिम्यूनरेशन के लिए आप क्या पास करो? फटाफट बोलो। एसआर पास करो। इज दैट क्लियर? तो यहां लिमिट जो बोली गई है वो क्या बोली गई है? जल्दी से बताएं, एसआर पास करने की लिमिट क्या बोली गई है? 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर। अगर है तो फिर आपको क्या पास करना पड़ेगा? बोलो। एसआर। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि अगर किसी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल एनुअल रिम्यूनरेशन आप दे रहे हो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा, तो सारे बच्चे बताओ लिमिट हमारी 5% थी और 5% से आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो। एसआर पास करना पड़ेगा। तो ये वाली बात तो हमने वहां भी पढ़ी थी, ये वाली बात यहां भी आ गई। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो। तो अब बताएं,
नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में कब एसआर पास करना पड़ेगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में कब एसआर पास करना पड़ेगा? टोटल जो रिम्यूनरेशन बन रहा है वो टोटल रिम्यूनरेशन का किसी एक बंदे को 50% से ज्यादा दे रहे हो। एग्जीक्यूटिव के केस में कब एसआर पास करना पड़ेगा? जब आप 5 करोड़ या 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर की जो लिमिट आ रही है उस लिमिट से ज्यादा रिम्यूनरेशन दे रहे हो, या 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा रिम्यूनरेशन दे रहे हो, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। बेटा ये नीचे वाली लिमिट तो कंपनीज एक्ट में थी, एलओडीआर जो हमको एक एक्स्ट्रा लिमिट बता रहा है वो है 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर। क्लियर? हेलो, ये अप्रूवल कब तक रहेगा बेटा? एक बार एसआर पास कर लिए, अप्रूवल कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि वो डायरेक्टर की टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब जो वो एक्सपायर नहीं हो जाती हैं, तब तक ये वैलिड रहेगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं? तब तक आप उसको पेमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? हेलो, मतलब एग्जीक्यूटिव के केस में आपको बार बार एसआर पास करने की जरूरत नहीं, एक बार पास कर लिया फिर आप देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में हर साल एसआर पास करना पड़ेगा, तब ऐसा कर पाओगे। क्या ये सबको याद रहेगा? हेलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था बेटा हमारा एलओडीआर। तो एलओडीआर से रिलेटेड बेटा ये अमेंडमेंट आया था रेगुलेशन 2018 के अंदर, रिम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में। ये कब आया मैंने आपसे बोला, इसका नाम क्या है? सेबी एलओडीआर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2018। एप्लीकेबल हुआ है बेटा 1 अप्रैल 2019 से। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा, दोनों चीजों के लिए रिम्यूनरेशन आया था, एग्जीक्यूटिव के लिए भी और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। लिमिट यही है जो मैंने आपको पढ़ाई। क्या ये सबको लिमिट समझ में आ गई? बोलो हेलो। तो दैट इज लिमिट। ये मैंने आपको रेगुलेशंस दिखा दिया है जो रेगुलेशन 2018 था। अब सारे बच्चे बताओ, क्या आप सबको लिमिट समझ में आ गई? बोलो। अगर कोई कंपनी इस रिम्यूनरेशन से रिलेटेड डिफॉल्ट करती है, मतलब डायरेक्टर को उल्टा सीधा रिम्यूनरेशन दे रही है, कम ज्यादा की जगह बेटा ज्यादा दे रही है, एक्ट को फॉलो नहीं कर रही है, 197 की लिमिट को फॉलो नहीं करती है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? फटाफट बोलो। पेनल्टी। पेनल्टी कितनी होगी? जो पर्सन डिफॉल्ट किया है बेटा उसके ऊपर पेनल्टी रहेगी 1 लाख रुपीस की, और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी रहेगी? फटाफट बोलो। 5 लाख रुपए की। क्लियर बच्चों? हेलो, ओके। तो दैट इज योर सेक्शन 197 एंड एलओडीआर रेगुलेशंस। अब बच्चों बताओ, क्या अब आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रिम्यूनरेशन की लिमिट को लेकर के बोलो। हेलो, वेरी गुड। तो अब ये जो हमने परसेंटेज निकाले, हर जगह परसेंटेज आ रहा है 2.5%, 5%, 3%, 1%, 10%, 11%। ये सब रेट नेट प्रॉफिट पे लगाना है। तो नेट प्रॉफिट कौन सा लें? अब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो नेट प्रॉफिट हम कंसीडर करेंगे कौन सा वाला? नेट प्रॉफिट सारे बच्चे बताएं, एज पर सेक्शन 198 वाला। क्लियर? हेलो सर, 198 वाला नेट प्रॉफिट आप लगाओगे तो किस तरह से रिम्यूनरेशन कैलकुलेशंस होगा? क्या ये नेट प्रॉफिट हमारे पीएनएल जो बनाते हैं हम कंपनीज का, क्या उसके जैसा है होता है कि उससे अलग होता है? बेटा टोटली उससे अलग होता है। जैसे इनकम टैक्स, सारे बच्चे बताओ, इनकम टैक्स के अंदर आपने पीजीबीपी पढ़ लिया? बताओ, इनकम टैक्स के अंदर जो पीएनएल में हम एक्सपेंसेस डालते हैं, क्या वो सारे का सारा इनकम टैक्स अलाउ कर देता है? इनकम टैक्स कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड कर देता है? बोलो। तो हम क्या करते हैं? जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स ने डिसअलाउ कर दिया, हम क्या कर देते हैं उसको प्रॉफिट में? अगर हमको टैक्सेबल इनकम निकालना है तो क्या कर देते हैं? पढ़ाया होगा सागर सर ने, बताओ। क्या कर देते हैं? कोई एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो गया तो इस एक्सपेंसेस का क्या करोगे भाई?
पी एंड एल में डेबिट नहीं करेंगे बेटा, वो पी एंड एल में ऑलरेडी डेबिट है, क्योंकि अकाउंट ने तो पी एंड एल में डेबिट कर रखा है। हम क्या करते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया है उसमें ऐड बैक कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई लवली सिंह? ऐड बैक, बिल्कुल बेटा, उसको हम ऐड बैक कर देते हैं और टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। और अगर कोई इनकम डिसअलाउड है तो उसको हम हमारे अकाउंट के प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। बात समझ में आई? बोलो। हम यही काम करते थे। तो रियल लाइफ में क्या होता है बेटा, 3 तरह के पी एंड एल बनते हैं। कितने तरह के पी एंड एल बनते हैं? कंपनियां कितने तरह के पी एंड एल बनाती है? 3। एक पी एंड एल बनता है उसका अकाउंटिंग पी एंड एल, जो अकाउंट का प्रॉफिट हमको हमारी एनुअल रिपोर्ट में दिखता है। एक पी एंड एल बनाती है इनकम टैक्स के लिए, जिसमें वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करती है कि भैया जिस पर उसको टैक्स देना है, तो एक पी एंड एल टैक्स के हिसाब से बनता है। और एक और पी एंड एल कंपनी बनाती है मैनेजर को रिम्यूनरेशन देने के लिए, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनता है। मतलब कुल मिला के कंपनियां कितने पी एंड एल बनाती हैं? सारे बच्चे बताओ। 3। एक पी एंड एल शेयर होल्डर के लिए, जो हम ऑलरेडी बचपन से आज तक बना के आए हैं, वो शेयर होल्डर का पी एंड एल होता है। एक पी एंड एल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वो गवर्नमेंट के लिए होता है। और एक पी एंड एल हमारे जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं कि भैया हमको रिम्यूनरेशन दो, उनके लिए कंपनी बनाती है। और वो पी एंड एल कैसा बनना चाहिए वो सेक्शन 198 बताता है। क्या ये समझ में आया? बोलो। ओके, तो ध्यान रखेंगे पी एंड एल किस तरह से बनेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों कंपनीज एक्ट ने लिखा कि भैया पी एंड एल बनाना पड़ेगा, और वो भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली पी एंड एल बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा है, जरा अब उस पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, ताकि पॉइंट आप सारे बच्चों को क्लियर हो। जैसे बच्चों, मैं यहां पी एंड एल बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये पी एंड एल में अभी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं बना रहा हूं, मैं आपको नॉर्मल पी एंड एल जो आप बचपन से बनाते आए हो वही पी एंड एल बना रहा हूं। आपका पी एंड एल यहां पर बन रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसा एक्ट क्यों बोल रहा है कि भैया आपको सेक्शन 198 का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? एक्ट इस बात पे जोर क्यों दे रहा है, उस बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पी एंड एल है, अकाउंट का पी एंड एल। ये पी एंड एल कहां बना है, फटाफट बोलो। अकाउंटिंग रूल के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं? बोलो। हेलो। अकाउंटिंग रूल के हिसाब से बना है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट दिया है यहां पर, बढ़िया 8 लाख रुपए का मान लो, यहां दिया हुआ है बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड 2 लाख रुपए। यहां पर दिया हुआ है एक्सपेंसेस, जैसे दे रखी है सैलरी एक्सपेंसेस, 1 लाख रुपए की सैलरी दी है इसने। यहां दे रखा है रेंट एक्सपेंसेस, रेंट पे किया है 50,000 का। यहां दे रखे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ ऑफिस का एक्सपेंसेस हुए हैं 1.5 लाख रुपए के। यहां दिया है डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपीस का। और यहां दिया हुआ है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेब्ट्स पर 50,000 का। और यहां दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का भी प्रोविजन बनाया है, या इनकम टैक्स एक्सपेंसेस लिख देता हूं मैं। $1,50,000 के। और यहां डायरेक्टर साहब को, चलो ठीक है, नेट प्रॉफिट निकाल लो यहां पर। बताओ कितना नेट प्रॉफिट आ गया? ये 4 लाख का नेट प्रॉफिट है। अब बच्चों, मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे को मैनेजरियल रिम्यूनरेशन निकालना है,
तो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की रेट क्या है? अभी कुल मिला के सारी प्रजातियों को मैक्सिमम में कितना रिम्यूनरेशन दे सकता हूं, बोलो? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये मैं सबको दे सकता हूं कि नहीं? तो अगर बेटा यहां बोलते हैं कि डायरेक्टर सेक्शन 198 के प्रोविजन नहीं होते तो डायरेक्टर बेटा इस P&L को चेंज कर सकते थे। ये अकाउंट का P&L है, डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं। कैसे? सारे बच्चे बताओ, प्रोविजन जो होता है वो एक्चुअल एक्सपेंसेस होता है कि एस्टिमेटेड होता है, बोलो? डायरेक्टर बोलता कि पीएफडीडी जो तुमने 50 का बनाया है ये मत बनाओ, अकाउंटेंट से बोलता मत बनाओ, 0 बनाओ। सारे बच्चे बताओ, अगर पीएफडीडी में नहीं बनाओ तो बताओ यहां पर प्रॉफिट जो है वो 4.5 लाख हो जाएगा, बोलो? 4.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब 4.5 का 11% निकालेंगे तो सारे बच्चे बताओ रिम्यूनरेशन ज्यादा बनेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। हेलो, डेप्रिसिएशन का खर्चा बताओ, एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड होता है? डायरेक्टर बोलते हैं कहां लाख रुपए का डेप लगा रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, तुम 50 का ही लगाओ। सारे बच्चे बताओ क्या होता अगर मैं 50 का लगाता? तो प्रॉफिट और बढ़ जाता कि नहीं? तो क्या प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्टर अकाउंटेंट को दबा के क्या कर सकते हैं? फटाफट बोलो, अपने प्रॉफिट और लॉस को कम और ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं? तो फिर ये जो 11% 12% आप बता रहे हो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि वो प्रॉफिट को एडजस्ट करके अपना रिम्यूनरेशन अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो? तो गवर्नमेंट जानती है, समझती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो खर्चे आपने यहां रिकॉर्ड कर रखे हैं, ये खर्चे जो यहां रिकॉर्ड कर रखे हैं, इन एक्सपेंसेस को हम बताएंगे कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं और कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं। जो अलाउड हैं वो तो ठीक घटे हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हमने बोल दिया डिसअलाउड है वो एक्सपेंसेस आपको हटा के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया, बोलो? तो सर कैसे निकलेगा ये? इट इज वेरी वेरी इजी। इनका हमारा सेक्शन 198 बोलता है कि कुछ चीजें आपके एक्सपेंसेस में अगर आ रही हैं और वो एक्सपेंसेस के रूप में डेबिट हो गई हैं तो इट इज डिसअलाउड। कौन कौन सी चीजें उन्होंने डिसअलाउड कर रखी हैं बेटा? सबसे पहले तो उन्होंने एस्टिमेटेड खर्चों पर बम पटका, प्रोविजन पर पटका कि भैया आपने कोई प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन इज डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में भी याद करो प्रोविजन डिसअलाउड होते हैं कि नहीं, बोलो? इसलिए क्योंकि प्रोविजन इज एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, आप प्रोविजन डाल करके अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हो कि नहीं? या प्रोविजन को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक्ट ने बोल दिया भैया प्रोविजन डिसअलाउड, प्रोविजन नहीं चलेंगे। सर फिर तो डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इज आल्सो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। नहीं, कंपनीज एक्ट बोलता है डेप्रिसिएशन अलाउ रहेगा, लेकिन केवल उतना डेप जो कंपनीज एक्ट ने बताया है, केवल उतना। कंपनीज एक्ट ने भी डेप बताया, बिल्कुल बेटा। कंपनीज एक्ट की सेक्शन 123 याद करो, आई लव यू वाली, डिविडेंड वाली, उसके अंदर ही डेप्रिसिएशन के प्रोविजन है। सेक्शन 123 बोलती है कि भैया डेप्रिसिएशन अलाउ रहेगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड में जो लिमिट बताई है बस उतना। अगर किसी कंपनी ने शेड्यूल सेकंड से ज्यादा डेप लगाया या कम लगाया है तो उसको अपने डेप को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है, बोलो? हेलो, तो जो आपने डेप लगाया वो डिसअलाउ, लेकिन जो कंपनीज एक्ट बताएगा वो वाला डेप अलाउ है, उतना डेप आप माइनस करोगे, उससे ज्यादा डेप नहीं लगाओगे ना उससे कम लगाओगे। तो डेप्रिसिएशन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब एस्टिमेटेड खर्चों को पकड़ लिया। पहली बात तो सारे बच्चे बताओ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस क्यों डिसअलाउ कर दिया, सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो? साथ ही साथ कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया डेप्रिसिएशन तो ठीक है, ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस पे बम पटका कि भैया ये एस्टिमेटेड खर्चे डिसअलाउड रहेंगे, केवल एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही अलाउ रहेंगे, उससे ज्यादा एक्सपेंसेस पर आपको रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो रिम्यूनरेशन दिया जाएगा वो प्रॉफिट बिफोर
टैक्स पे दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, फटाफट बोलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। तो इनकम टैक्स का खर्चा अगर आपने P&L में डाल रखा है तो इट इज डिसअलाउड, ये भी डिसअलाउड रहेगा, क्योंकि बेटा डायरेक्टर बोलते हैं हमने तो मेहनत की, ये जो आप दे रहे हो यहां पर रिम्यूनरेशन हमको, वो गवर्नमेंट को देने के पहले वाले प्रॉफिट पर दो, क्योंकि हमने तो मेहनत की, अगर हमने ज्यादा कमाया है तो हमको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को पहले देने से पहले हमको दो। क्या ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे देना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 198 का जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स नहीं है, वो कौन सा टैक्स है, फटाफट बोलो, बिफोर टैक्स उस पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डायरेक्टर कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया कोई कैपिटल प्रॉफिट आपके P&L में है, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट जिस पे डायरेक्टर के कारण कुछ नहीं हुआ। सारे बच्चे बताओ, कंपनी ने एक लैंड खरीदी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो क्या डायरेक्टर ने बहुत बेटा धक्का दिया होगा, मेहनत की होगा, पसीना बहाया होगा, तब जाके लैंड की वैल्यू बढ़ी, कि लैंड की वैल्यू अपने आप बढ़ी होगी? तो बताओ, ऐसे प्रॉफिट जिसमें डायरेक्टर की मेहनत ही नहीं है, क्या उन प्रॉफिट पर डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए? नहीं। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर कुछ ऐसे प्रॉफिट हैं जो कहां जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे बताओ, जो कहां जुड़े हुए हैं, आपके P&L में जुड़े हुए हैं, जिनमें डायरेक्टर ने मेहनत नहीं की है, उन प्रॉफिट पर रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, उनको प्रॉफिट में अगर वो जुड़े हैं तो हटाना पड़ेगा। समझ में आया, बोलो। तो यहां भी हम दो तरह से P&L बना सकते हैं, जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमने बनाया था एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव मेथड से, तो वैसे ही हम यहां पर भी कर सकते हैं। एक तरीका है, मैं ये P&L पूरा बनाऊं, क्या करूं फटाफट बोलो, P&L पूरा बनाऊं। हमेशा एग्जाम में एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा, डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 123 या फिर शेड्यूल सेकेंड के हिसाब का डेप्रिसिएशन आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मान लो बोल रहे हैं इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होना चाहिए ₹1,00,000, तो सारे बच्चे बताओ, अगर मैं एक तरीका है मैं P&L बनाऊं, फिर से पूरा P&L फिर से बनाऊं, अगर मेरे को सेक्शन 198 का P&L बनाना है। अच्छा, ये P&L तो अकाउंट का P&L हो गया, लेकिन अगर मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से P&L बनाना चाहता हूं, तो बताओ बच्चों, अगर मैं सेक्शन 198 का प्रोविजन बनाऊंगा, यहां पर P&L बनाऊंगा, और किसके हिसाब से बनाना चाहता हूं, सेक्शन 198 के हिसाब से P&L बनाओ, तो बताओ क्या क्या यहां से हट जाएगा। सारे बच्चे बताओ, क्या ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड यहां लिखोगे? नहीं, ये यहां से हट जाएगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, तो ये P&L की इनकम आएगी ही नहीं। सारे बच्चे बताओ, डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे, डेप्रिसिएशन 1.5 लाख लिखोगे कि कंपनीज एक्ट का लिखोगे, बोलो। तो यहां P&L में डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपये ही आएगा, भले अकाउंट में आपने 1.5 लाख लिखा रखा, लेकिन कंपनीज एक्ट 1,00,000 रुपए की परमिशन देगी। PFDD आएगा क्या, बोलो? नहीं। सारे बच्चे बताएं, इनकम टैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब बताओ, जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहां निकाल लो, कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, जल्दी से बताएं। अब नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा अगर मैं निकालना चाहूं? हाँ, 4 लाख। सेम आ गया क्या? वो बाय चांस आ गया बेटा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दूँ तो चेंज कर लूँ तो चलेगा? मैं इसको डेप्रिसिएशन को 90,000 कर देता हूँ। अब बताओ, डेप्रिसिएशन 90,000 ही अलाउ है, तो यहाँ मैं केवल 90,000 ही लिखूंगा, बोलो। हेलो। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पर कितना नेट प्रॉफिट आएगा, कितना आ रहा बच्चों? मतलब सारे बच्चे बताओ, जो डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन दिया जाएगा वो अकाउंट वाले प्रॉफिट पे दिया जाएगा या ये सेक्शन 198 वाले पे दिया जाएगा? इस पर वो रेट लगेगी, समझ में आया? तो एक तरीका मैं अलाउड इनकम ले लूं, अलाउड एक्सपेंसेस ले लूं, फिर से P&L बना लूं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे इनकम टैक्स वाला यूज कर लें, इनकम टैक्स वाला यूज कर लें। मतलब मैं एक काम करूं, यहां ले लूं सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट एज पर
बुक्स ऑफ अकाउंट, जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट का नेट प्रॉफिट है। कितने रुपए आया था बुक्स ऑफ अकाउंट में नेट प्रॉफिट, सारे बच्चे बताओ। 4 लाख। मैं इसमें एड बैक कर दूं, एड बैक कर दूं जैसे इनकम टैक्स में करते थे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मतलब जैसे मैंने आपसे बोला इनकम टैक्स इज डिसअलाउड। बोलो हेलो, कितना इनकम टैक्स जोड़ दूं, सारे बच्चे बताओ इनकम टैक्स कितना डिसअलाउड है, जल्दी बताओ। 1.5 लाख रुपए पूरा, तो 1.5 लाख में वापस जोड़ दूं। मैं इसमें जोड़ दूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि ये एस्टिमेटेड खर्चा है, एक्चुअल नहीं है, वापस जोड़ देता हूं। कितना जोड़ दूं फटाफट बोलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना था, 50,000। 50,000 ये जोड़ दूं। मैं इसमें जोड़ दूं डिसअलाउड डेप्रीसिएशन। सारे बच्चे बताओ डेप्रीसिएशन केवल 90 अलाउ था और आपने डेप्रीसिएशन 1.5 लाख लगा रखा है। कितना ज्यादा लगा रखा है, जल्दी से बताएं, कितना डेप्रीसिएशन ज्यादा लगा रखा है, बोलो। हाँ, लगाना था 90, आपने लगा रखा 1.5 लाख, कितना एक्सेस लगा रखा है, 60,000। बोलो हाँ या ना, वापस जोड़ दूं। तो जो एक्सपेंसेस मैंने P&L में डाल दिए लेकिन सेक्शन 198 के हिसाब से कम ज्यादा आ गए हैं, उनको मैं एड बैक कर दूंगा। क्लियर, बोलो। और ऐसी इनकम जो डिसअलाउड है हमारे P&L में आ रही है, उस इनकम को प्लस कर दूं कि माइनस कर दूं, बोलो। डिसअलाउड इनकम में माइनस कर दूंगा। कौन सी इनकम, एक्सपेंसेस एड बैक करना है, डिसअलाउड इनकम को माइनस करना है। क्या थी इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, माइनस कर देता हूं। कितने रुपए दे रखी, 2 लाख। ये माइनस कर दो तो सारे बच्चे बताओ यहां जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कौन सा वाला आ जाएगा, जल्दी से बताओ। नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 वाला कितना आ गया, 4,10,000 आ गया। 410 460 आ रहा है। तो बच्चों यहां भी 460 आना चाहिए था, ये भी 460 आ रहा होगा फिर तो। ऐसे थोड़ी ना होगा। इधर कितना आ रहा था, जरा ये वाला निकालना, पहले वाला। ये गलत है क्या, एक मिनट पहले ये निकालो। ओरिजिनल वाला कितना आ रहा था, 8 और 2 10, 10 में से माइनस करो 2 लाख रुपए तो बचा 8, 8 में से 3 और गया तो कितना बचा, 5, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5, और 5 में से 3 और गया तो कितना बचा। तो ये भैया 4 कैसे हो गया था, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन गलत की थी। 4 किसने बताया था मेरे को, देख लो सब लोग फिर से। 2 ही आ रहा है क्या, देखना। हेलो, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, 10 लाख में से आप घटा दो 1.5 और 1.5 3, तो बचा 5, 5 में से 2 लाख और गया, कितना बचा, 5 में से 2 गया, कितना बचा, बोलो अपने हिसाब से निकाल लो यार। हाँ सॉरी, 10 में से 3 गए, 7 बचा, 7 में से 2 गए और कितना बचा, 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख और घटा दो, 5 में से 1.5 गया, कितना बचा, तो
तो ये 3.5 लाख आएगा बेटा, आपने मेरे को 4 लाख लिखवा दिया था। कितना आ रहा फटाफट बोलो? 3 लाख। तो यहां जब मैं कैलकुलेशन करूंगा एड बैक वाली, तो यहां मैं कितना लिखूंगा बोलो? 350। अब निकाल लो कितना आ रहा। आया 410 आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। अगर कैलकुलेशन इधर मिस्टेक थी बेटा, करते बनेगी बोलो? हेलो। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, जो आपका अकाउंट का पी&एल है, एक तरीका ये है, ये पूरा पी&एल फिर से बनाओ, पूरा पी&एल फिर से बनाओ। जो इनकम अलाउ है वो इनकम लिख लो, जो एक्सपेंसेस अलाउ है वो एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट निकाल दो। पहला तरीका सेक्शन 198 का निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, जो नेट प्रॉफिट हमको गिवन है क्वेश्चन में बुक्स ऑफ अकाउंट का, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये वाला प्रॉफिट जो आपके पास दिया है, इस प्रॉफिट में जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड किए हैं सेक्शन 198 ने, वो ऐड बैक कर दो, और जो इनकम डिसअलाउ की है वो क्या कर दो? जल्दी जल्दी बताए। जो इनकम डिसअलाउड की है वो क्या कर दो? माइनस कर दो, तो भी सेक्शन 198 का प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो सेक्शन 198 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पर रेट लगेंगी, वो प्रॉफिट का रिम्यूनरेशन ही किसको दिया जाएगा? सारे बच्चे बताएंगे, डायरेक्टर को। क्लियर? सुनाई नहीं दिया मेरे को अभी तक? कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है, बोलो। कौन सी वाली मेथड आपको जम रही है, जल्दी से बताएं, डिडक्टिव या सब्सट्रैक्टिव वाली? बोलें, हम क्या करें, ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी है? बोलो। क्योंकि यहां बेटा अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब पी&एल आएगा तो उसमें बेटा 50 खर्चे ऐसे दिए रहेंगे। अब 50 खर्चे पूरे के पूरे हम वापस से लिखें, उससे अच्छे जो 3-4 उन्होंने बताए ये डिसअलाउ है, वो एड बैक करके आंसर निकालने वो ज्यादा बेटर है। बोलो। तो हम हमेशा ये वाली मेथड फॉलो करेंगे। ये वाली मेथड कैसे फॉलो करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा बुक का नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, उस बुक के नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस जोड़ देना है, डिसअलाउड इनकम को माइनस कर देना है। क्लियर? ठीक है सर। तो आप तो हमको ये बता दो कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं, तो लिखेंगे, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। मैं आपको लिखवा रहा हूं क्या क्या एड बैक करना है बुक्स प्रॉफिट में। क्लियर? बोलो। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करना चालू करेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे कौन सा वाला नेट प्रॉफिट, सारे बच्चे बताएं। सबसे पहले कौन सा वाला नेट प्रॉफिट ले लूंगा मैं? नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हमारे बुक्स में गिवन है, वो ले लूंगा। फिर क्या करेंगे, ये बोलते हैं आप इसमें एड बैक कर दो। क्या एड बैक कर दो? डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। कितने, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बोलते हैं बेटा, एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन, किसी भी तरह का प्रोविजन आपने बनाया है तो वो प्रोविजन एड बैक कर दो। प्रोविजन वर्ड जहां दिखे एड बैक कर दो, एक्सेप्ट 2 प्रोविजन छोड़ के। कौन कौन से 2 प्रोविजन छोड़ के? बोलते हैं एक्सेप्ट ग्रेजुटी, बोनस और पीएफ का प्रोविजन अगर आपने बनाया है एम्प्लॉय के लिए तो इट इज अलाउड। इन 3 प्रोविजन को छोड़ के कोई सा भी प्रोविजन मिल रहा है, क्या कर दोगे? फटाफट बोलो, एड बैक। क्लियर? कौन से 3 प्रोविजन छुड़वा दिए हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कौन से 3 प्रोविजन छुड़वाए हैं। प्रोविजन फॉर बोनस, प्रोविजन फॉर पीएफ, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, जो इंप्लॉय को देने वाले हो, इट इज अलाउड। क्यों? क्योंकि जितना आप प्रोविजन बनाओगे इंप्लॉय उतना ले ही लेगा, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस के जैसे ही होते हैं, इसलिए बोलते हैं ये अलाउड रहेंगे। समझ में आया? हेलो। बाकी सारे प्रोविजन डिसअलाउड, सब एड बैक कर दोगे इनको छोड़ के। सर और सेकेंड चीज यहां पर बोलते हैं कि जो आपका डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट वाला पूरा जोड़ दें और जो कंपनीज एक्ट वाला है वो पूरा माइनस कर दें। ये ज्यादा सही तरीका है, बजाय कि मैं कम ज्यादा एडजस्ट करूं। बोलो। हेलो। मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन था तो मैं क्या करता, 1.5 लाख पूरा जोड़ देता, 90,000 माइनस कर देता, तो अल्टीमेटली 60,000 एडबैक हो जाता कि नहीं? बोलो। तो सरल तरीका, डेप्रिसिएशन जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट में लगाया है पूरा जोड़ देना है आपको, डिसअलाउड कर दो पहले तो पूरा।
बाद में पूरा अलाउ कर देना, जितना आपको सेक्शन 123 वाला है वो अलाउ करके माइनस कर देना, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? बोलो। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एड बैक करना है। सर और क्या डिसअलाउड होगा? तीसरी चीज बोलते हैं बेटा कैपिटल लॉसेस। कंपनी के पास कैपिटल लॉसेस हैं, सारे बच्चे बताओ। कैपिटल लॉसेस मतलब जैसे आग लग गई, लैंड बेची, उस पर नुकसान हो गया, बताओ इसमें डायरेक्टर की गलती है क्या? जब कैपिटल प्रॉफिट पर रिम्यूनरेशन नहीं दे रहे तो कैपिटल लॉसेस भी वो डिसअलाउ करवाएंगे, बोलेंगे कैपिटल लॉसेस अगर आपके पीएनएल में पड़े हैं क्या कर दोगे बच्चों? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। एड बैक। कोई वॉलेंट्री पेमेंट किए हैं, वॉलेंट्री पेमेंट मतलब जितना एक्ट ने बताया था उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, लाइक एक्स ग्रेसिया पेमेंट टू एम्प्लॉय, आपने एक्स ग्रेसिया पेमेंट दे रखे एम्प्लॉय को, ज्यादा पेमेंट कर रहे हो आप, जितना देना चाहिए उससे ज्यादा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोलता है कि भैया वर्कर को कंपनसेशन 2 लाख रुपए दो, आपने 2.5 लाख रुपए दे दिया, 50,000 रुपए ज्यादा दे दिया है, तो कोई वॉलेंट्री कंपनसेशन दिया है, कोई वॉलेंट्री एक्सपेंडिचर आपने पीएनएल में डाल के जबरदस्ती प्रॉफिट को कम कर रखा है, इट इज डिसअलाउड। एक्सपेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। क्लियर? हेलो। और क्या एड बैक करना पड़ रहे हैं? बोल रहे हैं डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन, यही तो निकालने के लिए प्रॉफिट निकाल रहे हो और आपने यही दे दिया है, तो डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। सारे बच्चे बताओ डायरेक्टर रिम्यूनरेशन में क्या क्या आएगा? जल्दी से बताएंगे। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बताओ क्या क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएं। डायरेक्टर को किसी भी तरह का पेमेंट किया है एक्सेप्ट 3 चीजें छोड़ के, बताओ क्या क्या? डायरेक्टर को कुछ भी दिया है, चाहे सैलरी दी, चाहे पीएफ दिया, चाहे ग्रेजुटी दी, कुछ भी दिया, डायरेक्टर का सबका टोटल जो पेमेंट डायरेक्टर को करे वो सब डायरेक्टर रिम्यूनरेशन है, एक्सेप्ट 3 आइटम। कौन कौन से 3 आइटम छोड़ने का बोला था? सारे बच्चे बताएंगे। सेटिंग फीस कंसीडर नहीं की जाएगी, दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम, और तीसरा प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कुछ दिया है तो वो। क्लियर? इन 3 चीजों को छोड़ के बाकी सब डायरेक्टर को जो भी दिया अगर पीएनएल में आ रहा है एड बैक कर देंगे। सर और क्या जोड़ देना है? और जोड़ देना है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गलती से पीएनएल में लिख दिया। सारे बच्चे बताओ, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और उसको पीएनएल में डाल दिया, बताओ प्लांट एंड मशीनरी पीएनएल का आइटम है कि बैलेंस शीट आइटम है? मैंने ये रेक्टिफिकेशंस कर रखा, गलत डाल रखा है। अगर ऐसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए थे लेकिन आपने पीएनएल में डाल रखे हैं, गलत कर रखा है, तो एड बैक करना पड़ेगा। साथ ही साथ बोलते कोई एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का है लेकिन वो एक्सपेंडिचर आपने इस साल के पीएनएल में डाल दिया है, था पिछले साल का, लिख रहे हो इस साल के पीएनएल में, इट इज डिसअलाउ। पिछले साल ही अलाउ करना था उसको। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो एड बैक करना पड़ेगा, करते बनेगा। हेलो। और कोई अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है, पहले ही बोल चुका हूं बेटा इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस क्यों? क्योंकि हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर रिम्यूनरेशन देना है, टैक्स इज डिसअलाउड, एड बैक कर देंगे। और कोई आपने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या किसी टाइप का रिजर्व आपने ट्रांसफर किया, लाइक जैसे डिविडेंड आप देते हो, तो इनकम टैक्स के बाद वाले आइटम जो आपने पीएनएल में लिख रखे, जैसे डिविडेंड वगैरह आपने दिया है या कोई आपने अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो इट इज डिसअलाउड क्योंकि इट इज अप्रोप्रिएशन, इनकम टैक्स के बाद वाले आइटम है। अप्रोप्रिएशन सारे के सारे डिसअलाउ, अगर आपने पीएनएल में लिख रखे हैं तो उनको भी एड बैक कर दोगे। क्लियर? बोलो। कितने आइटम हो गए? सारे बच्चे बताओ। 8। कौन कौन से? सारे बच्चे जल्दी से 8 आइटम के नाम बताएंगे, कौन कौन से? पहला आइटम क्या? जल्दी बताएंगे, पहला आइटम क्या? एनी टाइप्स ऑफ प्रोविजन। दूसरा डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट वाला। तीसरा कैपिटल लॉस। चौथा वॉलेंट्री एक्सपेंडिचर। पांचवा डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। छठवा कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस। सातवां इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। आठवां एनी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड या फिर रिजर्व ट्रांसफर। क्या कर दोगे बच्चों? एड बैक। क्लियर? ये सब एड बैक होंगे, ध्यान रखना। सर फिर ये तो हो गया एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अब इनकम जो डिसअलाउड होंगी क्या करोगे उनको? प्लस या माइनस? माइनस कर देंगे, डिसअलाउड इनकम को माइनस कर देंगे। कौन कौन सी इनकम सर डिसअलाउड होंगी? तो लिखें जरा माइनस वाले आइटम कौन कौन से आएंगे यहां पर। तो माइनस वाले आइटम बोलते हैं कि आपको माइनस करना पड़ेगा क्या क्या? पहली चीज बोलते हैं प्रोविजन से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंसेस, जैसे इनकम टैक्स में करते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिसअलाउ बट एक्चुअल बैड डेब्ट्स इज अलाउ। बोलो। हेलो।
जैसे प्रोविजन बनाया 60,000 का, लेकिन एक्चुअल बैड डेब्ट्स हुए 50 के, तो 60 डिसअलाउ कर दिया, तो 50 तो अलाउ करोगे, क्या कर दोगे उसको? माइनस। डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 123 और शेड्यूल सेकंड का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि आपने बुक्स का जोड़ लिया है, तो शेड्यूल 3 वाला अलाउ है, इसलिए वो माइनस कर दो। कैपिटल प्रॉफिट इज डिसअलाउड। कोई एक्युमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं सेक्शन 198 के, जो पीएनएल में से माइनस होना चाहिए, माइनस कर दोगे। और कोई भी रिजर्व आपने पीएनएल में लिख रखा है, जबकि रिजर्व सीधा बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, आपने पीएनएल में डाल रखा है, क्या कर दोगे? उसको माइनस कर दोगे। क्लियर? हेलो? नहीं, डेप्रिसिएशन लिमिट 1 लाख नहीं है बेटा। डेप्रिसिएशन लिमिट वो तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, अलग अलग असेट की अलग अलग डेप्रिसिएशन। शेड्यूल सेकंड हम मैं आपको, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन शेड्यूल सेकंड में होगा तो आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा क्या है। क्लियर? शेड्यूल सेकंड के हिसाब से हर एक असेट का डेप्रिसिएशन निकलता है अलग अलग। वो 1 लाख तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, समझ में आया? गिवन होगा आपको क्वेश्चन में कि 123 का डेप इतना है, जो दिया है वो माइनस कर देना, कर लोगे। यहां जो समझने वाला पॉइंट है वो है आपका कैपिटल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये समझने वाली चीज है, बाकी तो सब अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सर कैपिटल प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, तो देखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट में क्या क्या आएगा। तो कैपिटल प्रॉफिट में आएंगे कौन कौन से आइटम, जरा यहां ध्यान से देखेंगे कौन कौन से। जैसे कौन से प्रॉफिट बोला है मैंने बच्चों? कैपिटल प्रॉफिट में कौन कौन से खर्चे आएंगे, इनकम आएगी, जरा देखेंगे। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम आपने पीएनएल में लिख रखी, सारे बच्चे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां लिखते आए? पीएनएल में लिखते थे कि बैलेंस शीट में लिखते थे? तो इट इज कैपिटल प्रॉफिट डिसअलाउड। प्रॉफिट ऑन शेयर फॉर फीचर, आप सबको पता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन आपने पीएनएल में लिख दिया, गलत किया है, क्या कर दोगे? इट इज अ कैपिटल नेचर, एड बैक कर दोगे। क्लियर? कोई भी ऐसे प्रॉफिट जो सेल करने से जनरेट हुए हैं, कोई भी ऐसे प्रॉफिट जो सेल करने से जनरेट हुए हैं, जैसे लैंड बेची, नॉन डेप्रिसिएबल असेट की, कौन सी असेट की? फटाफट बोलो। सेल ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल असेट। या फिर कोई अंडरटेकिंग, बिजनेस ही बेचा है, बिजनेस बेच करके कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व में जाता है। याद करो, आपको पढ़ाया था कि भैया मैंने 1 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा, लेकिन 1.5 लाख का पेमेंट किया है पीसी, तो गुडविल आती थी। लेकिन 1 लाख का बिजनेस खरीदा है, 90,000 ही पेमेंट किया, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। बोलो, तो ये भी आपका प्रॉफिट डिसअलाउ हो जाएगा, दैट प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट, माइनस कर देंगे। कोई अनरियलाइज्ड गेन, मैंने बोला था कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह जबरदस्ती पीएनएल में डाल रखा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कोई प्रॉफिट नहीं होता, इट इज डिसअलाउड। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, नॉन डेप्रिसिएबल असेट बेची है, ध्यान रखेंगे नॉन डेप्रिसिएबल असेट, और नॉन डेप्रिसिएबल असेट पे कोई प्रॉफिट हुआ है, तो इट इज डिसअलाउड। क्लियर? बोलो, हेलो? यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है, डेप्रिसिएबल असेट का कैपिटल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? फटाफट बोलो। तो हेडिंग डालेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑन डेप्रिसिएबल असेट। कौन सा वाला कैपिटल प्रॉफिट डिसअलाउड होगा? ध्यान रखना, केवल प्रॉफिट, लॉस नहीं, डेप्रिसिएबल असेट का केवल क्या? प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होगा? ध्यान से देखेंगे बेटा, मैंने एक असेट खरीदी जिसकी कॉस्ट है 5 लाख। कॉस्ट क्या है? फटाफट बोलो। 5 लाख। क्लियर? मैंने इस पर डेप लगा दिया 2 लाख रुपए का, तो बताओ बेटा इसकी बुक वैल्यू, या जिसको हम बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, कितनी बची? 3 लाख। अब बच्चों, अगर मैं ये 3 लाख वाली असेट बेचता हूं,
3 लाख रुपए की असेट बेचता हूं, मैंने असेट को सोल्ड किया। मान लेते हैं असेट मैंने बेच दी 5,20,000 में। बताओ ये 3 लाख की बुक वैल्यू वाली असेट 5,20,000 में बिकी, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 पीस का हुआ कि नहीं, बोलो। अब मेरा कहना ऐसा है, बताओ इस असेट को जब आपने खरीदा था तो एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगाई थी, और बेचा तो कितने मिल गए? तो सारे बच्चे मेरे को बताओ, जब आपने असेट को बेचा तो 5-20 आपको मिले, तो कैपिटल जितनी लगाई थी उससे ज्यादा मिल गया कि नहीं? कितना ज्यादा मिल गया, जल्दी बताएं, कितना ज्यादा मिल गया? हाँ, 20,000 रुपए ज्यादा मिल गया बच्चों। तो इस टोटल प्रॉफिट में कैपिटल प्रॉफिट केवल कितना माना जाएगा, बोलो? 20,000। और ये जो 2 लाख रुपए है दैट प्रॉफिट इज रिवेन्यू प्रॉफिट, मतलब ये 2 लाख रुपए रिवेन्यू प्रॉफिट ही माना जाएगा। मतलब ध्यान से सुनेंगे, अगर असेट कॉस्ट से ऊपर बिकती है, किससे ऊपर, फटाफट बोलो, तो कॉस्ट से ऊपर वाला पार्ट आपका कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे, कॉस्ट से ऊपर वाला पार्ट कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? तो ये वाला प्रॉफिट डिसअलाउ होगा, पूरा 2,20,000 डिसअलाउ नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहला तरीका, कॉस्ट और सेल प्राइस को कंपेयर कर लो। कॉस्ट और सेल प्राइस को कंपेयर कर लो। कॉस्ट और सेल प्राइस को कंपेयर करोगे तो अगर आपको सेल प्राइस किससे ज्यादा दिख रही है, बोलो, तो जितना ज्यादा दिख रही है वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। आपकी कैपिटल बढ़ गई है तो कैपिटल प्रॉफिट है। दूसरा तरीका एक और है। एक तरीका क्या बेटा, इस डेप्रिसिएशन को इस प्रॉफिट से कंपेयर कर लो। किससे, फटाफट बोलो, सारे बच्चे बताओ। अगर प्रॉफिट डेप्रिसिएशन से ऊपर है तो कितना ऊपर है डेप्रिसिएशन से, बोलो? वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो बच्चों बताओ, कैपिटल प्रॉफिट निकालने के मैंने दो तरीके बताए डेप्रिसिएबल असेट के केस में। बताओ पहला तरीका क्या बताया, सारे बच्चे बताएं, बोलो पहला तरीका क्या बताया? अगर कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस क्या है, फटाफट बोलो, सॉरी, सेल प्राइस ज्यादा है, किससे? अगर कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस ज्यादा है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस अगर ज्यादा है, तो बताओ बेटा वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, बोलो? इसमें से माइनस कर दो और आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर, पहला तरीका। दूसरा तरीका निकालने का मैंने आपको बताया, सारे बच्चे बताओ क्या कर दूं, बताओ। जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट हुआ है, इसमें से क्या माइनस कर दो, बोलो? डेप्रिसिएशन। और आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट। निगेटिव आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हेलो, ध्यान से देखेंगे यहां पर, जैसे मान लो ये असेट में बोलता कि बिकी 3.5 में, सारे बच्चे बताओ 3.5 में बिकी, फिर भी प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? कितने का? लेकिन बच्चों बताओ, ये 50 का जो प्रॉफिट हुआ है, क्या ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप बताओ, असेट खरीदी थी आपने 5 की और मिले खाले 3.5, तो क्या आपकी कैपिटल बढ़ी कि कम हो गई? तो फिर ये कोई काम की नहीं। क्लियर है कि नहीं, बोलो? तो डेप्रिसिएबल असेट पे प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हो गए, सारे बच्चे बताएंगे। दो तरीके कौन कौन से हो गए, जल्दी जल्दी बताएंगे। पहला तरीका कौन सा हो गया, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा तरीका क्या हो गया, निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट आएगा ये डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर? तो पूरा प्रॉफिट नहीं लेना है, केवल वो पार्ट लेना है जो डेप्रिसिएबल असेट से ऊपर वाला पार्ट है। बनेगा? हेलो, चलें कल इसको हम और कंटिन्यू रखेंगे, पढ़ के आएंगे बच्चों, ठीक है? इतना
ओके, बाय बाय।